राजस्थान की इसी आटा साटा प्रथा ने कैसे एक जुर्म को जन्म दिया, ये उसकी पूरी कहानी है। क्योंकि जितनी भी, चाहे वो पुलिस हो या बाकी लोग, उनका कहना है कि अगर शायद ये प्रथा इस दो परिवार के बीच में ना आती जिनकी मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो शायद ये क्राइम ना होता। लेकिन जुर्म के लिए किसी प्रथा या उन चीजों को खाली जिम्मेदार ठहराना वो भी जायज नहीं है, वाजिब नहीं है। आज की कहानी राजस्थान के जोधपुर की कहानी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और जोधपुर में 4 लोगों के बीच की कहानियां हैं। आप क्राइम से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2018 में एक शादी होती है और ये शादी जो थी ये इसी आटा साटा प्रथा के तौर पर हुई थी। शादी हुई थी रमेश पटेल नाम के एक नौजवान की, और रमेश की ये जो शादी हुई, गुड्डी नाम की एक लड़की से शादी हुई थी। घर वालों ने रिश्ता तय किया था। जब रिश्ता तय हुआ और अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी, उस दौरान में ही रमेश की एक दूर की भांजी की शादी गुड्डी के छोटे भाई से तय हो गई। यानी रमेश की पत्नी के भाई रमेश के साले से रमेश के दूर की भांजी की शादी तय हो गई। लेकिन सब कुछ फिक्स हो गया, गौना नहीं हुआ, यानी कि लड़की की विदाई नहीं हुई थी और उस वक्त उम्र शायद कम थी। तो अब रमेश की नई नवेली दुल्हन गुड्डी रमेश के घर में आती है और यह भी पता है कि अब उस गुड्डी का भाई इसी रमेश के रिश्तेदार की एक लड़की, उससे उसकी शादी होनी है। तो दोनों तरफ से रिश्ता हो गया, आटा साटा। रमेश पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, और ये पूरा परिवार ही पढ़ने लिखने के लिए जाना जाता है। उसका एक ही धुन था कि मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी है और सरकारी नौकरी करनी है। रमेश का छोटा भाई अशोक, वो भी पढ़ने में होशियार, और रमेश ने बल्कि इसको प्रेरणा दी कि तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, ताकि सरकारी नौकरी हासिल कर सको। अब इन दोनों भाई की एक कजन थी, मौसी की बेटी, उसका नाम था कविता। कविता की शादी हो गई। कविता का ससुराल कर्नाटक में रहता। कविता के मायके वाले भी, माँ बाप भी नौकरी वोकरी के सिलसिले में बैंगलोर पहुंच गए थे, तो वहीं रहते थे। तो कविता भी शादी के बाद वहीं चली गई, लेकिन फिर एग्जाम देने के लिए वो जोधपुर आ जाती, और जोधपुर में जब भी आती तो वो अपनी मौसी के घर और मौसेरे भाइयों के साथ, यानी कि रमेश और अशोक के साथ रहा करती, वहीं से एग्जाम देती। रमेश इन दोनों को प्रेरित करता, दोनों तीनों ने बल्कि एमए भी लगभग साथ किया और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से कोरोना काल में ही रमेश ने एक एग्जाम दिया और रमेश जो है वो एक सरकारी नौकरी के लिए क्वालिफाई कर गया, और वो ग्राम विकास अधिकारी, मतलब विलेज डेवलपमेंट अफसर, बीडीओ जिसको कहते हैं, बल्कि वो उसके लिए चुना गया, ग्राम विकास अधिकारी। तो सिलेक्शन हो गया। इस बीच में कविता भी लगातार एग्जाम देती रही और इत्तेफाक से 2021 में उसने भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया और वो बन गई एक पटवारी के लिए एक पोस्ट होता है सरकारी जो, तो पटवारी के तौर पर उसका सिलेक्शन हो गया कविता का, यानी कि रमेश की कजन का, मौसी की बेटी का। अब बच्चा अशोक की तैयारी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2018 में रमेश की गुड्डी से शादी हो गई। गुड्डी की शादी होने के बाद गुड्डी ने कभी रमेश को ढंग से अपनाया ही नहीं। यहां तक कि उसके मोबाइल नंबर में उसने अपने पति का जो नाम रखा था रमेश का, हर कोई, हम सभी अपने जानने वाले, अपने ऑफिस कुलीग, दोस्त, फैमिली मेंबर, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सभी के नाम सेव करके रखते मोबाइल में अलग अलग नामों से। कई अलग अलग कोड नेम भी होता है, कई प्यार भरा नाम भी होता है। तो गुड्डी के मोबाइल में रमेश का जो नंबर सेव था वो रॉन्ग नंबर के नाम से सेव था। अब एक पत्नी अपने पति को रॉन्ग नंबर के नाम पे सेव की हुई, तो गुड्डी ने अपने पति का नाम रॉन्ग नंबर पे सेव कर रखा था। शादी के बाद रमेश अपनी पढ़ाई में लगा रहा उलझन एकदम, क्योंकि उसका धुन था एग्जाम पास करना, सरकारी नौकरी हासिल करना। अपने भाई को भी वो उसी तरह से कहता, कविता को भी कहता, और मेहनत काम कर रही थी। लेकिन गुड्डी इधर रमेश से भी परेशान थी, उसे घर से भी, और उसे ये भी चुभता था कि उनकी जो मौसेरी बहन है वो आकर घर में रहती है पढ़ाई लिखाई के लिए, मतलब गुड्डी की ननद। शुरुआत में सभी को लगा कि एक होता है, कोई बहू आती है, बनती नहीं है, माँ बाप से, पति, देवर, ननद, झगड़ा होता है, आम बात है हमारे देश में, और मन मोटा होता है, फिर ठीक भी हो जाता है। कई बार ये होता है घर अलग हो जाते हैं। शुरुआत में सभी को यही लगा, लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके बाद पता चला कि नहीं, वजह ये नहीं है गुड्डी की। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। यहां से थोड़े से कहानी को रोकता हूं और सीधे 18 जुलाई पर आ जाता हूं। गुड्डी का सिलेक्शन हो गया था पटवारी के लिए। 17 जुलाई को, बल्कि 13 जुलाई को जोधपुर गए थे। अभी उन लोगों का घर जोधपुर में थोड़ा दूरी पर था।
तो वहां जाकर उसने अपनी जो उसको ज्वाइन करना था, ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी पूरी की और 18 जुलाई से अब उसका भर्ती, मतलब वहां पे जाकर उसको अपना चार्ज लेना था। 18 जुलाई की सुबह कविता अपने कजन मौसेरे भाई रमेश के साथ, रमेश की मोटरसाइकिल पर घर से निकलती है और जोधपुर उस पटवारी जो सचिवालय दफ्तर में, वहां उसको जाना था। भाई कहता है चलो मैं छोड़ दूंगा, जल्दी निकल लेंगे। सुबह 9 बजे ये घर से निकलते हैं, लेकिन घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने मोटरसाइकिल को जोर से टक्कर मारी। न सिर्फ टक्कर मारी, बल्कि इसके बाद उस एसयूवी से ये मोटरसाइकिल करीब 200 फीट तक घिसटती चली गई। बेहद तेज रफ्तार एक्सीडेंट था। आस पड़ोस के कुछ देर के बाद लोग आए, 200 फीट तक खून और उसके निशान। फौरन कविता और रमेश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक्सीडेंट इतना बुरा था कि दोनों को बचाया नहीं जा सका, दोनों की मौत हो गई। अब पूरे इलाके में गम का पहाड़ टूट पड़ा। रमेश और कविता दोनों जिस तरह के बच्चे थे, जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे और पहली बार कोई ज्वाइनिंग करने जा रही है, आप सोचिए उसकी सरकारी नौकरी का पहला दिन, पहले ही दिन वो घर से निकलती है और दफ्तर नहीं पहुंच पाती। रास्ते में ही एक हादसा होता है और उसकी मौत हो जाती है। पूरा घर सदमे में, पूरा गांव सदमे में। इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है, अचानक एक बात पता चलती है। जब कुछ चश्मदीदों ने देखा जिस एसयूवी ने टक्कर मारी, तो पता चला कि उस जहां पे रमेश रहता था, जिस गांव में, उन लोगों ने कहा कि यही सेम एसयूवी पिछली शाम से हम गांव के चक्कर काटते हुए देख रहे हैं और लगातार 4-5 बार वो घूमी यहां पर। अब लोगों को लगा कि अगर हाईवे पे सड़क पर एक हादसा होता है तो एक कोई तेज रफ्तार गाड़ी किसी को टक्कर मार दे, ठीक है, लेकिन यहां जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो पिछली शाम से इसी गांव के चक्कर काट रही है, तो इसका मतलब और मकसद क्या है? यहीं से घर वालों को शक हुआ। इसके बाद घर वालों ने फिर वहां कहा कि ये हादसा नहीं है बल्कि कत्ल है, और उस कत्ल को एक रोड एक्सीडेंट, सड़क हादसा दिखाने के लिए ये साजिश रची गई। अब अभी तक जिसको ये काम हादसा मानकर पुलिस भी चल रही थी, जब गांव वालों ने बताया और ये नई जानकारी सामने आई तो पुलिस के भी हाथ पांव फूले। उधर गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने अस्पताल से दोनों लाशें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पुलिस के लिए परेशानी, आला पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप इसकी फौरन जांच कीजिए, लोगों का गुस्सा शांत कीजिए। अब पुलिस तफ्तीश में लग गई। पुलिस ने उस गाड़ी के बारे में जानकारी हासिल की, घर वालों से बात की, फिर उनसे पूछा कि आपको क्यों शक, किसी के ऊपर कोई आपको लगता है कि जो है, जिसको आप जानते हो, जो इन दोनों हादसों के लिए जिम्मेदार हो? रमेश का भाई अशोक, उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे भाई और मेरी बहन की मौत जो साजिश करता है और जिसने ये कत्ल किया है वो कहीं बाहर नहीं, मेरे घर में ही है। अब ये सुनकर पुलिस भी चौंकी, अशोक के घर वाले भी। उसने सीधे उंगली अपनी भाभी पर उठाई, गुड्डी पर। उसने कहा कि मेरे भाई और कविता की मौत के लिए मेरी भाभी जिम्मेदार है और आप जांच कीजिए। अब पुलिस को लगा कि ये क्या बात है। खैर, गाड़ी से लेकर तमाम चीजें, अब पुलिस ने खामोशी से गुड्डी के मोबाइल को चेक किया। फिर एक नाम और भी आया। उसने बताया, एक नाम बताया रमेश के भाई ने, शंकर। बोला आप इस शंकर को भी टटोलिए। अब शंकर का पता बताया, लेकिन वो घर पे था नहीं। शंकर का नंबर मिला, शंकर के नंबर के कॉल डिटेल को खंगाला गया, गुड्डी के कॉल डिटेल को खंगाला गया। पुलिस हैरान रह गई। दोनों में खूब बातें हो रही हैं, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उससे पहले भी, उससे एक रात पहले भी, हादसे के बाद भी, उससे ज्यादा और किसी से बात ही नहीं हुई। अब पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है, लेकिन इधर हालात ये थे कि 2 मौत हुई घर में, और एक जवान विधवा, शादी को सिर्फ 3 साल हुए गुड्डी, बिना सबूत, बिना प्रूफ के उसको कैसे उठाएं? तो पुलिस के लिए कई बार ऐसे मुश्किल हालात उनके सामने होते हैं। फिर भी पुलिस ने तमाम जानकारी हासिल करनी शुरू की। उसने कहा कि चलो जितना वक्त है, जब तक सबूत न मिले तो पूरा बैकग्राउंड खंगालते हैं। अब पुलिस ने बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, अलग अलग लोगों से बात करनी शुरू की। रमेश और गुड्डी के घर वालों की कुंडली खंगाली। फिर जो जानकारी सामने आई पुलिस के सामने वो ये थी कि 2018 में रिश्ता तय हुआ था रमेश का गुड्डी के साथ। रमेश की दूर की भांजी का गुड्डी के छोटे भाई के साथ, तो आटा साटा रिश्ता हो गया। लेकिन गुड्डी कहीं ना कहीं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो शादी करना नहीं चाहती थी, और गुड्डी के गांव वालों को मालूम था कि गुड्डी एक शंकर नाम के लड़के से प्यार करती है। तो बड़ा आसान था, वो अपने घर वालों से बगावत करती, कहती कि मुझे नहीं करनी रमेश से शादी और शंकर से करा दो। वो शंकर से शायद शादी हो भी जाती, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। लेकिन वो शादी करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन शादी करने से इनकार भी नहीं करना चाहती थी। उसकी वजह यह थी कि उसे लगा कि अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो उसके छोटे भाई की शादी पर असर पड़ेगा, और उसके छोटे भाई का रिश्ता
उस लड़के की भांजी से लगा है जिससे खुद उसका रिश्ता लगा है। तो यहां पर गुड्डी ने कहा कि अगर मैं इनकार करती हूं तो मेरे छोटे भाई का घर शायद नहीं बसे। तो वो खामोश रही और उसने चुपचाप शादी कर ली। लेकिन मन से वो रमेश को अपना पति नहीं मानी। शादी के बाद घर आ गई। अब वो छोटे मोटे बहाने ढूंढने लगी लड़ाई झगड़े के, और कभी वो एक पत्नी की तरह पति के साथ नहीं रही। झगड़ा होता रहा। धीरे धीरे रमेश और अशोक को पता चला उसके पुराने रिश्ते के बारे में, इश्क के बारे में, प्रेमी के बारे में। तो कहा भी कि तुम चाहो तो तुम घर छोड़कर जा सकती हो, तुम हमें छोड़ दो। लेकिन गुड्डी ये भी नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि अगर उसने रमेश को छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, घर अपने चली आई, तो फिर उसके छोटे भाई की जो शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है वो अधर में पड़ जाएगी। तो वो अजीब उलझन में थी कि क्या करे, और वो चाहती नहीं थी कि वो छोड़े, पर साथ भी रहना नहीं चाहती थी। इसी तमाम चीजों बीच में वो लड़ती भी रहती थी। इधर जो रमेश का छोटा भाई अशोक, उसे मालूम था कि वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्सर जब लड़ाई होती तो कोशिश करते कि वो पुलिस कंप्लेंट इन चीज़ों से बचें, या फिर गुड्डी को भी पलट के जवाब ना दें। क्योंकि अगर मामला पुलिस तक पहुंच गया, थाने तक पहुंच गया, तो उन्होंने एग्जाम पास भी कर लिया, तो फिर आपके वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें आती हैं वो अड़चन बन सकती है। तो लोग अपनी पढ़ाई और सरकारी नौकरी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्कत कर रहे थे कि उन्होंने इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया कि छोड़ दो, लड़ाई नहीं लड़नी, ताकि पुलिस केस ना हो जाए, पुलिस केस की वजह से हमारी नौकरी ना चली जाए जो कल को मिलेगी। तो ये सब कुछ खामोशी से सहते रहे। वक्त बीतता रहा। अब इधर कविता भी आ गई थी एग्जाम देने के लिए, तो वो कविता से भी जुड़ती थी, उसकी नजर वहां रहती थी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, और इधर ये हो रहा था कि अब जो रमेश की दूर की भांजी है और गुड्डी का जो भाई है, उन दोनों का अब गौना भी होने वाला था। तो उसे लगा कि ये सब कुछ हो गया, और उसके बाद अगर उसने फिर छोड़ दिया तो फिर उसके भाई की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। तभी गुड्डी ने एक प्लान बनाया। उसने शंकर से कहा कि देखो अब वक्त कम है और मैं रमेश को छोड़ नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरे भाई की भी शादीशुदा जिंदगी का सवाल होगा। मैं चाहती हूं कि रमेश को इस तरीके से रास्ते से हटाएं कि किसी को पता ही नहीं चले कि ये कत्ल है, ये कोई हादसा नजर आना चाहिए। शंकर ने उसकी बात सुनी। शंकर ने अपने 3 साथियों के साथ ये बात शेयर की। तो सबसे पहले उनको यही ख्याल आया कि पहले तो उन्होंने साल भर पहले करीब उस पर हमला किया कि चोर लुटेरे थे, लूट रहे थे, लूटपाट के दौरान मार दिया। लेकिन रमेश बच गया, कुछ लोग आ गए, वो भाग गए। उसके बाद से वो उधेड़ बुन चलती रही। फिर आखिरकार बड़ी सोच समझने के बाद शंकर दिल्ली आया। दिल्ली में उसने करीब 1 लाख रुपए में एक बहुत ही पुरानी, जो बस ठीक चलने फिरने चलाने के लायक थी, एक एसयूवी कार खरीदी, और उस 1 लाख रुपए खर्च कर एसयूवी कार को लेकर फिर वो जोधपुर पहुंचा। उसने जाकर गुड्डी को बताई कि उसने सोच लिया कि रमेश को कैसे मारना है। उसने कहा कि रमेश अक्सर अपनी मोटरसाइकिल से निकलता है, एग्जाम देने, बाकी काम के लिए घर से बाहर जाता है, हाईवे पर आता है। हम इस गाड़ी से उसे कुचल देंगे, रोड एक्सीडेंट का मामला लगेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। रोड एक्सीडेंट में लोग पता नहीं कितने मरते हैं। गुड्डी को भी लगा ये आइडिया ठीक है। अब इसके बाद उस गाड़ी के साथ रेकी शुरू कर दी। इन्होंने 4-5 बार रेकी की। उसी के गांव के आसपास गाड़ी लगा देते जहां से हाईवे शुरू होता, वो इंतजार करते, पर वो निकला नहीं। वो अपनी इधर ग्राम विकास अधिकारी का भी जो एग्जाम पास कर लिया था, लेकिन अभी उसकी भर्ती में वक्त था, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रोसेस ढीले चल रहे थे। अब अचानक ये हुआ कि कविता, जो कि रमेश की मौसेरी बहन थी, उसका सिलेक्शन हो गया पटवारी के लिए, और उसे जोधपुर सचिवालय जाकर ज्वाइन करना था। तारीख दी गई 18 जुलाई की। अब 18 जुलाई की सुबह घर से निकलना था और दफ्तर पहुंचना था, तहसील। ये बात घर के लोगों को पता थी और साथ में पता थी गुड्डी को। 17 जुलाई की रात को गुड्डी ने शंकर को फोन किया, व्हाट्सएप कॉल, और ये सारी वो जानकारी उसी कॉल से देती थी जो रमेश ने उसे गिफ्ट में दिया था अपनी बीवी को, और जिस फोन पर उसने अपने ही पति का नाम रॉन्ग नंबर के नाम पर सेव कर रखा था। 17 जुलाई की रात गुड्डी ने मुखबिरी की। उसने कहा कि सुबह कविता को ज्वाइन करने जाना है और उसे लेकर रमेश ही अपनी मोटरसाइकिल पर निकलेगा। अब यहां एक उलझन थी। उलझन ये कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, एसयूवी खरीदी गई और अब तक की पूरी साजिश रची जा रही है सिर्फ और सिर्फ रमेश के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप टक्कर मारो तो ये श्योर होकर मारोगे कि इसमें से एक ही मरेगा और एक जिंदा बच जाएगा, और कविता पीछे बैठी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज भी सामने रखी गई। शंकर और गुड्डी के बीच में बात हुई कि हमारा शिकार तो सिर्फ एक है, रमेश तुम्हारा पति, जिस रास्ते से हटाना और रोड एक्सीडेंट दिखाना है, लेकिन कविता भी बैठी होगी, तो कविता को उतार कर तो खाली बाइक पर रमेश को टक्कर नहीं मार सकते, तो टक्कर मारेंगे तो कुछ भी होगा। कहते हैं कि
गुड्डी अपनी इस मौसेरी बहन से भी इतना नफरत करने लगी थी, क्योंकि वो उसको लगता था उसके घर में रहती है ये सारी चीजें, कि उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक नहीं तो दोनों को मरने दो। शंकर तैयार हो गया। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे रमेश घर से निकलता है और घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार एसयूवी, चूंकि वो निकला और गुड्डी ने फिर इन्फॉर्म कर दिया कि वो घर से निकल गया है। इतनी मोहलत मिल चुकी थी। शंकर अपनी एसयूवी में 3 दोस्तों के साथ बैठा था। मोटरसाइकिल देखते ही पीछे से वो आता है और बड़ी जोर से टक्कर मारता है। न सिर्फ टक्कर मारता है बल्कि फिर मोटरसाइकिल को घसीटते हुए करीब 200 फीट तक आगे ले जाता है, ताकि वो एकदम यकीन हो जाए कि ये दोनों बचेंगे नहीं। और इसके बाद जब तक उस एक्सीडेंट को देखकर कुछ वहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर पड़ती है, वो एसयूवी लेकर भाग जाता है। तो ये सारी चीजें कहानी सामने आई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद पुलिस गुड्डी को उठा लेती है। गुड्डी को जब उठाती है तो पूरा रमेश का घर वाले तो नहीं, क्योंकि उसके भाई और उन सबको शक था। गुड्डी के घर वाले चौंक उठते हैं। उन्हें लगता है ये कैसे मुमकिन है, लेकिन फिर पुलिस तमाम पुख्ता सबूत देती है, शंकर के साथ कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट, और आखिरकार गुड्डी भी कबूल कर लेती है। पुलिस उससे इंट्रोगेट करती है। फिर बाद में उसको जुडिशियल कस्टडी में भी वो जेल भेज दी गई है। इधर 3 लोग पकड़ा चुके हैं, लेकिन जो मेन इसमें अभी तक अक्यूज्ड है शंकर, वो पुलिस के हाथ लगना बाकी है। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिसे टाला भी जा सकता है। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।